छत पर चलता साया। भाई सच कह रहा हूं, रात के 3 बजे वो आवाजें फिर आई थीं। रवि की आवाज में डर साफ झलक रहा था। अरे यार, तुझे हर आवाज में भूत दिखता है, विजय ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी नजरों में भी हल्की घबराहट थी। ये बातचीत मैं, अजय मेहरा, एक लोकल अखबार का क्राइम रिपोर्टर, सुन रहा था। छोटा शहर था, लेकिन अफवाहें बड़ी तेजी से फैलती थीं, और इस बार अफवाह थी शर्मा हवेली की। वो पुराना मकान जो पिछले 15 साल से खाली पड़ा था और जिसके बारे में कहा जाता था कि रात के ठीक 3 बजे वहां कोई छत पर चलता है। मैंने नोटबुक बंद की और सीधा रवि की तरफ देखा। तुम दोनों वहां गए थे? रवि ने हिचकिचाकर कहा। गए थे, पर तीसरी रात वापस नहीं गए। क्यों? मैंने सवाल किया। विजय ने धीमे से कहा, क्योंकि तीसरी रात हमें लगा कोई हमें देख रहा है। शर्मा हवेली शहर के किनारे सुनसान जगह पर थी। लाल ईंटों से बनी टूटी हुई खिड़कियां और छत पर झुके हुए काले पानी की टंकी के पास एक जगह जहां से आवाजें आने की बात लोग करते थे। मैंने तय किया, आज रात मैं वहां जाऊंगा। पत्रकार हूं, डर को कहानी में बदलना आता है। लेकिन सच कहूं, उस रात मेरी हिम्मत भी थोड़ी कांप रही थी। रात के 2:30 बजे मैं हवेली के बाहर खड़ा था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा था। हवा में ठंडक और सन्नाटा घुला था। पास ही से पुराने पेड़ की टहनियां हिल रही थीं, मानो कुछ फुसफुसा रही हो। मैंने बैग से कैमरा निकाला, रिकॉर्डर ऑन किया और हवेली के अंदर कदम रखा। फर्श पर पुरानी लकड़ी चरमराई, चक चक। हर कदम के साथ वो आवाज जैसे और गहरी हो रही थी। 2:45 AM। मैंने हवेली के बीच वाले हॉल में ट्राइपॉड लगा दिया। ऊपर छत की तरफ देखा। वो जगह बिल्कुल अंधेरे में थी। तभी अचानक ऊपर से धीमे कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। मैंने घड़ी देखी, 2:59 AM। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कैमरा ऊपर की तरफ किया। 3 साउंड्स AM आवाज और साफ हो गई, मानो कोई भारी कदमों से चल रहा हो। मैंने रिकॉर्डिंग चालू रखी, लेकिन तभी आवाज रुक गई। कौन है? मेरे मुंह से निकल गया। कोई जवाब नहीं। मैंने टॉर्च जलाई और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियों के हर मोड़ पर अंधेरा और घना लग रहा था। जैसे ही मैं छत के पास पहुंचा, हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा, लेकिन उस ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, सीलन और साथ में सड़े हुए मांस की। छत पर पहुंचते ही मैंने देखा, पानी की टंकी के पास एक काला साया खड़ा है। कोई चेहरा नहीं, बस खाली गहरी काली आंखें। मैंने कैमरे का शटर दबाया। क्लिक। अगले ही पल वो साया चलना शुरू कर दिया, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी। साया रुक गया और अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर सिर्फ काली जगह थी, जैसे कोई गहरा गड्ढा। अचानक उसने फुसफुसाया, तुम भी रिकॉर्ड करने आए हो, बाकी सब की तरह? मैं पीछे हट गया। बाकी सब? साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जो भी यहां आया उसने रिकॉर्ड किया, और अब वो यहीं है। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे ठंडी हो गई। तभी मैंने नोटिस किया, छत के कोनों में काले धब्बों जैसे निशान थे, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च उन पर डाली, वो धब्बे इंसानी हाथ पैर के निशान लगे और वो सूखे खून के थे। साया अब बस 2 कदम दूर था। तुम्हारी जगह खाली है, आ जाओ। मैंने बिना सोचे कैमरा नीचे गिराया और भागा। सीढ़ियों से उतरते हुए पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। वो मेरा पीछा कर रहा था। हॉल में पहुंचते ही दरवाजा खुला और बाहर ठंडी हवा का झोंका आया। मैं भागकर बाहर निकल गया और सीधा कार में बैठा। इंजन स्टार्ट करते समय मैंने शीशे में देखा, छत पर वो साया खड़ा था, खाली आंखें मेरी तरफ देख रही थी। अगले दिन मैंने कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में बस इतना था, छत पर पानी की टंकी और एक काला धुंधला साया जो कैमरे के पास आता है। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा आखिरी 5 सेकंड था। वीडियो में मैंने खुद को देखा, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरे कंधे पर किसी का काला हाथ रखा था। वीडियो देखने के बाद मेरी रूह कांप गई। मैंने रिकॉर्डिंग को कई बार रिवाइंड किया, झूम किया, स्लो मोशन में देखा, लेकिन वो काला हाथ हर बार साफ नजर आता था। मुद्दा यह था कि उस वक्त मैंने अपने कंधे पर किसी को महसूस नहीं किया था। मतलब
वो मौजूदगी मेरे साथ थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। सुबह होते ही मैं अखबार के दफ्तर गया, लेकिन दिमाग पूरी तरह हवेली में अटका था। मेरे एडिटर शर्मा जी ने मुझे देखते ही कहा, अरे अजय, तुम रात को हवेली गए थे ना? मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे घर के बाहर कल रात किसी ने फोन किया था, कहा कि अजय अब वापस नहीं आएगा। मेरे हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। किसने किया फोन? शर्मा जी ने कंधे उचकाए। कोई औरत थी, बहुत धीमी अजीब सी आवाज में बोल रही थी। मैंने तय किया, अब पीछे हटना नहीं है। इस बार हवेली में दिन के वक्त जाकर पता लगाऊंगा कि वहां हुआ क्या था। दोपहर 1 बजे हवेली के बाहर खड़े होकर मुझे महसूस हुआ कि दिन में भी वो जगह अंधेरी लगती है। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर मकड़ी के जाले हर कोने में फैले थे। मैंने पुराने मोहल्ले के एक बुजुर्ग तिवारी काका को साथ लिया था। वो बोले, बेटा, ये हवेली 15 साल से वीरान है। शर्मा साहब रहते थे यहां। एक रात उनकी बीवी और बच्चा छत पर मरे मिले, किसी ने नहीं जाना कैसे। और शर्मा साहब? मैंने पूछा। काका ने धीमे स्वर में कहा, अगली सुबह वो भी गायब हो गए। बस उनके कपड़े छत के कोने में पड़े थे। हम छत पर पहुंचे। दिन का उजाला होने के बावजूद वहां एक अजीब ठंडक थी। पानी की टंकी के पास एक काला दाग था, बिल्कुल इंसानी आकार का। तिवारी काका बोले, ये दाग तब से है, कोई मिटा नहीं पाया। मैंने कैमरा ऑन किया और पास जाकर टंकी के किनारे झांका। नीचे गहरी दरारें थीं। तभी मेरे रिकॉर्डर में धीमी सी आवाज आई, अजय। मैंने झट से पीछे देखा, कोई नहीं था। काका घबरा गए। चलो यहां से, ये आवाज सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जिनकी मौत तय है। रात को मैं घर लौटा, लेकिन चैन नहीं मिला। लगातार लगता रहा कोई मुझे देख रहा है। मैंने बिस्तर के पास कैमरा सेट किया ताकि रात में कुछ रिकॉर्ड हो सके। रात 3:10 बजे आंख खुली तो कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर हल्की सी हलचल दिख रही थी। मैंने देखा, कैमरे के लेंस में एक परछाई थी और फिर वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो फुसफुसाई, मैं वही हूं जिसे सबने छोड़ दिया। अब तुम नहीं जाओगे। अगली सुबह रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में मैं सो रहा था और मेरे ऊपर झुककर एक काला साया खड़ा था। उसके पीछे हवेली का वही पानी की टंकी वाला कोना साफ नजर आ रहा था। मतलब वो साया मेरे कमरे में नहीं आया था, मैं खुद हवेली में सो रहा था। अब मुझे समझ आ चुका था, शायद उस रात मैं भागकर बाहर आया ही नहीं था। शायद मैं अभी भी उसी हवेली में हूं और जो बाहर की दुनिया देख रहा हूं वो बस उस साए का खेल है। मैंने अपने होश में आकर खुद को बाहर की दुनिया में देखने की कोशिश की, लेकिन दिमाग के अंदर एक अजीब धुंध सी छाई हुई थी। रात को जो भी हो रहा था, दिन में सब सामान्य दिखता था, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक परछाई मेरे पीछे लगी रहती थी। उस दिन मैंने सोच लिया, या तो ये खेल खत्म करूंगा या खुद खत्म हो जाऊंगा। अगली रात 2:50 बजे मैंने एक बार फिर हवेली जाने का फैसला किया। इस बार मेरे पास सिर्फ कैमरा नहीं, बल्कि एक पुराना टेप रिकॉर्डर और तांबे का तावीज था, जो तिवारी काका ने मुझे देते हुए कहा था, अगर आवाज सुने जवाब मत देना, बस पीछे मुड़ जाना। जैसे ही मैं हवेली में दाखिल हुआ, अंधेरा और घना लगने लगा। ऊपर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, टप टप। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता गया। 3:30 बजे वो आवाज आई, थक थक थक। मैंने टॉर्च जलाई। छत पर वही साया, खाली काली आंखें और वही धीमी फुसफुसाहट। तुम लौट आए, अच्छा है। इस बार मैंने भागने के बजाय टेप रिकॉर्डर चला दिया। साया रुक गया और उसकी आवाज गूंजी, सबने मुझे धोखा दिया, तुम भी दोगे? मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे टंकी के पास आया। मैं सुरेश शर्मा। ये नाम सुनते ही मेरी रूह कांप गई। यही हवेली के मालिक का नाम था। तुम मरे कैसे? साया का चेहरा काला होते होते एक इंसानी शक्ल में बदलने लगा, आधा जला हुआ, आंखें धंसी हुई। मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया, उसके प्रेमी ने मुझे छत से धक्का दिया। मैं जिंदा था, पर किसी ने नहीं बचाया। और तुम्हारी बीवी? साया की हंसी डरावनी थी।
वो भी यहीं है, पर अब वो दिखती नहीं, बस चलती है मेरे पास हर रात। अचानक पीछे से कदमों की एक और आवाज आई, धीमी लेकिन भारी, जैसे कोई और भी छत पर हो। मैंने मुड़कर देखा, सफेद साड़ी में एक औरत जिसका चेहरा आधा ढका था। वो सुरेश के पास जाकर खड़ी हो गई और दोनों मेरी तरफ देखने लगे। सुरेश बोला, अब तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा ताकि कोई और सच ना जान पाए। मैंने पीछे हटते हुए तावीज उनकी तरफ फेंका। तुरंत हवेली में एक तेज चीख गूंज उठी और दोनों परछाई धुएं में बदलकर हवा में उड़ गईं। मौका पाकर मैं भागा, लेकिन बाहर पहुंचते ही देखा हवेली का दरवाजा बंद था। अगली सुबह तिवारी काका मुझे उसी हवेली के अंदर पानी की टंकी के पास पड़े मिले। मेरे हाथ में कैमरा था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही फोटो थी। मैं छत पर खड़ा, पीछे सुरेश और उसकी बीवी, और तीनों के चेहरे काले साए में ढके हुए। अब मैं लिख रहा हूं ये कहानी, लेकिन अजीब बात यह है, हर बार जब घड़ी में 3 बजते हैं, मुझे छत से वही थक 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 की आवाज सुनाई देती है। शायद मैं वहां से कभी निकला ही नहीं। बरसाती रात का स्टेशन। बरसात पूरे दिन होती रही थी। शहर की गलियां कीचड़ और पानी से भर गई थीं, और रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर बस पानी ही पानी था। रात के 11:45 बजे मैं, अमित सिंह, दिल्ली से लखनऊ की ट्रेन पकड़ने आया था। लेकिन जैसे ही टिकट खिड़की के पास पहुंचा, क्लर्क ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, आखिरी ट्रेन जा चुकी है। मैंने घड़ी देखी, पर समय तो अभी। उसने बीच में ही काट दिया। बरसात में टाइम टेबल बदल गया है। उसके चेहरे पर अजीब सी बेरुखी थी। मैंने चारों तरफ नजर डाली। स्टेशन लगभग खाली था। बस दूर एक कोने में पुराना चाय वाला स्टॉल था, जिसकी बत्ती टिमटिमा रही थी। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन हल्की हो गई थी। मैंने सोचा, रात यहीं प्लेटफॉर्म पर बिता दूंगा और सुबह पहली ट्रेन पकड़ लूंगा। रात 12:10 हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। प्लेटफॉर्म की बत्तियां एक एक कर बुझने लगीं। बस बीच में लगी एक पीली ट्यूबलाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी में बूंदें गिरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं बेंच पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी सामने पटरियों के उस पार एक हलचल सी दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में बाल खुले हुए धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चढ़ रही थी। वो मेरे पास आकर रुकी और धीमी आवाज में बोली, घर मत जाओ, आज रात कोई वापस नहीं जाएगा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। आप क्या कह रही हैं? वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, ट्रेन आने वाली है, लेकिन वो ट्रेन किसी और जगह ले जाती है। मैंने घबराकर चारों ओर देखा। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। आप यहां क्या कर रही हैं? मैंने पूछा। वो मेरी तरफ झुककर बोली, मैं इंतजार कर रही हूं। किसका? उसने बस आसमान की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाई, आखिरी यात्री का। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन टाइम टेबल के मुताबिक तो कोई ट्रेन रात भर नहीं थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये कौन सी ट्रेन है? वो औरत अब मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। ये वही ट्रेन है जिसमें बैठकर मैं भी गई थी। मेरे होंठ सूख गए और वापस वो हंसी, लेकिन वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, खाली, गूंजती हुई, ठंडी। वापस कोई नहीं आता। ट्रेन की आवाज करीब आती जा रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, न पटरियों में कंपन हो रहा था, न हेडलाइट की रोशनी दिख रही थी। बस आवाज और तेज होती जा रही थी। वो औरत मुड़ी और उसका चेहरा, आधी खाल उखड़ी हुई, आंखें ढसी हुई, होंठ गायब और बस एक काली गहरी मुस्कान। समय हो गया, उसने कहा। अगले ही पल मैंने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म की बत्तियां बुझ गईं और मेरे सामने एक काली ट्रेन रुक गई। उसके दरवाजे अपने आप खुले। अंदर धुंध और अजीब सी बदबू थी। वो औरत पहले चढ़ी, फिर मुड़कर बोली, अब तुम्हारी बारी है। मैंने एक कदम पीछे किया, लेकिन तभी मेरे पीछे किसी ने धक्का दिया। मैं ट्रेन में गिर पड़ा। दरवाजा बंद हुआ और ट्रेन चल पड़ी। बाहर खिड़की से मैंने देखा, प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में कई जोड़ी आंखें मुझे देख रही थीं। जब होश आया, मैं किसी और स्टेशन पर था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ टूटी बेंचें, जंग लगी पटरियां और बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मृतक नगर। और अब हर बरसात की रात मैं भी उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता हूं, किसी यात्री से कहने के लिए, घर मत जाओ, आज रात कोई वापस नहीं जाएगा। ट्रेन अंधेरे में दौड़ रही थी।
खिड़की से बाहर सिर्फ काला धुंध और बारिश की बूंदें दिख रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेन के डिब्बे में कोई और यात्री नहीं था। मैंने आवाज लगाई, कोई है? सिर्फ गूंज वापस आई। तभी पीछे से कदमों की धीमी आवाज आई। मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुराना लाल टिकट था। वो पास आई और मेरे हाथ में टिकट थमा दिया। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, एक तरफा यात्रा। मैंने डरते हुए पूछा, ये ट्रेन कहां जा रही है? वो बेंच पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। ये ट्रेन उन सबको ले जाती है जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर रात बिताई है। यहां कोई जिंदा वापस नहीं जाता। लेकिन क्यों? वो बोली, क्योंकि ये स्टेशन असल में स्टेशन नहीं, श्मशान है। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। मैंने बाहर देखा। बारिश के बीच धुंधली रोशनी में पटरियों के किनारे जलती हुई चिताएं नजर आ रही थीं, और उन चिताओं के पास काले साए खड़े थे जो बिना पलक झपकाए ट्रेन की तरफ देख रहे थे। ये सब कौन है? वो बोली, ये पिछले यात्री हैं जो इस ट्रेन में चढ़े लेकिन उतरने की जगह इन्हीं चिताओं पर पहुंचे। मेरा सीना जोर जोर से धड़कने लगा। और तुम? उसने आंखें बंद की। मैं भी कभी एक यात्री थी। बरसात की उसी रात जब आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी, मैं इंतजार कर रही थी कि सुबह पहली ट्रेन मिले, लेकिन ये ट्रेन आई और मैं चढ़ गई। तुम उतर क्यों नहीं जाती? वो हंसी, क्योंकि ये ट्रेन कभी रुकती नहीं और मैं अब इसका हिस्सा हूं। अचानक ट्रेन धीमी होने लगी। सामने धुंध के बीच एक पुराना टूटा हुआ प्लेटफॉर्म नजर आया। बोर्ड पर लिखा था, मृतक नगर। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सिर्फ धुंध और अंधेरा था। वो औरत खड़ी हुई, यहीं तुम्हारा ठिकाना है अब। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पीछे की बोगी से कई हाथ बाहर निकले, बिल्कुल काले, ठंडे और बर्फ जैसे सख्त। उन्होंने मुझे पकड़कर बाहर खींच लिया। जैसे ही मेरे पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े, धुंध में सैकड़ों परछाइयां दिखीं। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ गहरी, खाली आंखें। उनमें से एक ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, अगली बरसात तक अब तुम यहां इंतजार करोगे। जब मैंने होश संभाला, मैं उसी पुराने प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। बारिश हो रही थी, हवा ठंडी थी और दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में बैग और टिकट था, चेहरा थका हुआ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, घर मत जाओ, आज रात कोई वापस नहीं जाएगा। अब मैं जानता हूं, बरसाती रात का ये स्टेशन एक बार जिसे पकड़ ले वो कभी छूटता नहीं, और अगली बारिश में शायद तुम यहां आ जाओ। अचानक से हवाओं का एक तेज झोंका आया और प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने में टंगी एक पुरानी लालटेन झूलते हुए अजीब आवाज करने लगी। रोहित ने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर स्टेशन मास्टर का कोई अता पता नहीं था। सफेद साड़ी वाली औरत अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बिल्कुल ऐसी थी जैसे जमीन को छुए बिना वह सरक रही हो। तुम कौन हो? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। वह मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ स्याह अंधेरा था, जैसे वहां कोई पुतलियां ही नहीं हो। मैंने कहा था, आज रात कोई घर नहीं जाएगा। अचानक स्टेशन के लाउड स्पीकर से एक टूटी फूटी खुरदरी आवाज आई, आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। पर अजीब बात यह थी कि ट्रैक पूरी तरह खाली थे। न दूर से कोई हेडलाइट दिख रही थी, न गाड़ियों की खटर पटर की आवाज। रोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपना बैग कसकर पकड़ा और स्टेशन के बाहर जाने के लिए मुड़ा, पर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, वहां एक पुराना लोहे का गेट बंद था, जिसे उसने आते समय खुला देखा था। पीछे से वही औरत बोली, दौड़कर देख लो, यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। रोहित ने घबराकर पीछे देखा, पर अब वह औरत प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। तभी ट्रैक की तरफ से धुंध में से एक ट्रेन की हेडलाइट उभरने लगी, लेकिन वह रोशनी पीली नहीं, गहरी नीली थी, और उसकी आवाज किसी ट्रेन की नहीं बल्कि चीखों की तरह थी। क्या मैं तुम्हारे लिए यहां से पूरी कहानी उसी डर और सस्पेंस के फ्लो में जारी रख दूं? कांच के भीतर कैद चेहरा रात के 12:30 बजे का समय था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवाएं अब भी तेज चल रही थीं। वीरान सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी खिड़कियों से मध्यम सी पीली रोशनी झांक रही थी। क्या तुम पक्के हो? हमें यहां आना चाहिए था? रवि ने कांपते हुए पूछा। डरपोक मत बन रवि,
अजय ने हंसकर कहा, यह बस एक पुरानी हवेली है, लोग कहानियां बनाते हैं। तीसरा साथी सुरेश, जो अब तक चुप था, धीमे स्वर में बोला, लेकिन मैंने सुना है इस हवेली में एक दर्पण है और उसमें कोई अजनबी चेहरा कैद है। जो भी उसे देखता है वो बदल जाता है। अजय ने मजाक में कहा, चलो फिर देखते हैं असल में कैद कौन है। तभी एक तेज बिजली कड़की और हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का नजारा हवेली के भीतर अंधेरा था, सिवाय एक पुराने दिए के जो गलियारे के बीच रखा था। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक ऊपर की मंजिल से लकड़ी की चरमराहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर खिसका रहा हो। कौन है? अजय ने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। एक बड़े हॉल में पहुंचते ही उनकी नजर एक विशाल पुराने दर्पण पर पड़ी। उसका फ्रेम सोने जैसा था, लेकिन कांच पर अजीब सी धुंध जमी हुई थी। यही है वो दर्पण, सुरेश ने फुसफुसाकर कहा। लोग कहते हैं इसमें देखने पर अपना चेहरा नहीं दिखता। अजय हंस पड़ा। देखते हैं इसमें मेरा स्मार्ट चेहरा कैसा लगता है। वह दर्पण के पास गया और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसका चेहरा नहीं बल्कि किसी अजनबी का चेहरा दिखाई दिया। सफेद बेरंग त्वचा, आंखें पूरी तरह काली और होठों पर एक लंबी डरावनी मुस्कान। ये क्या बकवास है? अजय पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रवि ने घबराकर कहा, मुझे तो इसमें कोई और ही दिख रहा है और वो मुझे घूर रहा है। सुरेश डरते डरते बोला, मैंने कहा था यह दर्पण जिंदा है, इसमें कोई कैद है। भय का खेल शुरू। अचानक दर्पण के भीतर का चेहरा होंठ हिलाने लगा। आवाज बहुत धीमी थी पर साफ सुनाई दे रही थी, आओ मुझे आजाद करो। अजय ने डर और गुस्से में कहा, तुम कौन हो? चेहरे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा भविष्य। इतना कहते ही दर्पण के अंदर से एक काली दरार फैलने लगी और एक बर्फ सी ठंडी हवा पूरे हॉल में फैल गई। दिया बुझ गया और हवेली में घुप अंधेरा छा गया। रवि चिल्लाया, चलो यहां से भागते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, वो अपने आप बंद हो गया, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़े हुए हो। सच का खुलासा सुरेश ने डरते हुए कहा, यह हवेली पहले रघुनाथ सिंह नाम के एक जमींदार की थी। उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा को इस दर्पण में कैद कर दिया था। रवि ने हाँफते हुए पूछा, लेकिन अगर वो उसकी बीवी थी तो ये अजनबी चेहरा कौन है? सुरेश ने कांपते हुए कहा, क्योंकि उस औरत ने मरने से पहले बदला लेने की कसम खाई थी। उसने अपने साथ रघुनाथ की आत्मा को भी दर्पण में खींच लिया। अब ये चेहरा रघुनाथ का है। अजय धीरे धीरे दर्पण के करीब गया और उस चेहरे ने अचानक अपने काले हाथ कांच के पार निकालकर अजय की गर्दन पकड़ ली। रवि और सुरेश चीखने लगे, लेकिन अजय की आंखें पल भर में वैसी ही हो गईं, पूरी तरह काली, होठों पर वही डरावनी मुस्कान। अंतिम खेल। अब दर्पण में 3 चेहरे थे, रघुनाथ और उसके बगल में अजय का डरावना चेहरा जो अब मुस्कुरा रहा था। रवि ने दरवाजा पीटते हुए रोते रोते कहा, हमें छोड़ दो। दर्पण के भीतर से धीमी हंसी आई, अब तुम भी मेरे हो। धीरे धीरे गलियारे में फिर से वही दिया जल उठा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था, न रवि न सुरेश। सिर्फ दर्पण में 3 मुस्कुराते चेहरे जो हर बार कोई नया शिकार आने का इंतजार कर रहे थे। राहुल ने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन कमरा खाली था। हवेली के बाहर तूफान की तेज आवाज आ रही थी, खिड़कियों के शीशे हिल रहे थे। उसने फिर से दर्पण की तरफ देखा और इस बार उस अजनबी चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी, जैसे वो उसे चिढ़ा रहा हो। तू कौन है? राहुल ने कांपते हुए पूछा। चेहरा हिला, लेकिन होंठ नहीं हिले। इसके बजाय राहुल के पीछे किसी के तेज कदमों की आवाज आई। उसने तुरंत पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। वापस दर्पण में देखा। अब उस चेहरे के साथ उसके ठीक पीछे एक काली छाया खड़ी थी। ये मजाक नहीं है, राहुल चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। दर्पण में मौजूद चेहरे की आंखें लाल हो गईं। अचानक दर्पण के शीशे के भीतर से एक हाथ बाहर निकलने लगा। राहुल चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन वो हाथ हवा में फैल गया, जैसे अदृश्य दीवार से टकराकर वापस खिंच गया। उसने कांपते हुए बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था।
कमरे में चारों ओर से फुसफुसाहट आने लगी, अलग अलग आवाजें, लेकिन सब एक ही शब्द बोल रही थी, देख देख देख। राहुल ने मजबूरी में फिर दर्पण की तरफ देखा। इस बार उसमें उसका अपना चेहरा था, लेकिन आंखों में वही लाल चमक और होंठों पर वही डरावनी मुस्कान। वो चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। तभी दर्पण के भीतर से उसकी ही आवाज आई, अब तू बाहर है और मैं अंदर नहीं। अगले दिन हवेली के दरबान ने देखा कि दर्पण में एक नया चेहरा कैद हो चुका था, जो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन बाहर से कोई सुन नहीं सकता था। रात बीत चुकी थी, लेकिन हवेली के उस कमरे में एक अजीब सी नमी और ठंडक फैल गई थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर दर्पण के पीछे की दुनिया में एक नया खेल शुरू हो चुका था। राहुल, जो अब दर्पण के भीतर फंसा हुआ था, अपने हाथ मार मारकर शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां से बाहर की दुनिया किसी धुंधली परत जैसी लग रही थी। उसे दिख रहा था कि हवेली में अगले दिन एक और इंसान कदम रख चुका है, एक और शिकार। वो आदमी, जिसका नाम मोहित था, हवेली की तस्वीरें लेने आया था। जैसे ही उसने कैमरा उठाकर उस पुराने दर्पण की तस्वीर ली, फ्लैश की रोशनी में उसे कुछ अजीब लगा। तस्वीर में दर्पण के अंदर दो चेहरे थे, जबकि कमरे में सिर्फ वो अकेला था। ये क्या? उसने मोबाइल से तस्वीर झूम की। उसमें एक चेहरा मुस्कुरा रहा था और दूसरा आतंक में चीख रहा था, और वो दूसरा चेहरा हूबहू राहुल का था। मोहित डरते डरते दर्पण के करीब गया। तभी दर्पण के भीतर से हल्की सी आवाज आई, बचाओ, मुझे यहां से निकालो। मोहित एक कदम पीछे हट गया, लेकिन आवाज और साफ हो गई। इस बार वो राहुल का चेहरा बोल रहा था, जल्दी, वरना देर हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगा। अचानक दर्पण में वही लाल आंखों वाला मुस्कुराता चेहरा उभर आया और राहुल का चेहरा पीछे धकेल दिया, जैसे किसी गहरे अंधेरे में खींच लिया गया हो। मोहित ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे से ठंडी सांसों का एहसास हुआ। उसने धीरे से मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर हिल रही थी, जबकि वो खुद स्थिर खड़ा था। दर्पण में अब सिर्फ एक ही चेहरा था, और वो मोहित का था, लेकिन लाल आंखों और उसी डरावनी मुस्कान के साथ। हवेली के बाहर हवा तेज हो गई और दर्पण के भीतर एक और आत्मा कैद हो चुकी थी। खेतों में गूंजती चीख गांव चांदपुर एक छोटा सा शांत सा गांव था, जो दिन में तो बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन रात में इसकी हवा ही बदल जाती थी। चारों तरफ फैले सरसों के खेत, जिनमें रात को चांदनी पड़ते ही पीली फसल सुनहरी सी चमकने लगती थी। देखने में जितने खूबसूरत थे, उतने ही डरावने भी लगते थे। गांव के लोग एक अजीब रिवाज का पालन करते थे। अमावस की रात को कोई भी खेतों की तरफ नहीं जाता। कारण, कहा जाता था कि खेतों से उस रात एक औरत की लंबी दर्द भरी चीख गूंजती है, जो सुनने वाले के कान में सीधी उतरकर दिल को चीर देती है, और जिसने भी उस आवाज का पीछा किया, वो कभी सही सलामत वापस नहीं लौटा। लेकिन इस बार अमावस की रात से एक दिन पहले गांव के 3 जवान दोस्त राहुल, अमन और विजय चाय की दुकान पर बैठे इस कहानी पर मजाक उड़ा रहे थे। अरे यार, ये सब बूढ़ी अम्माओं के डराने वाले किस्से हैं, अमन ने हंसते हुए कहा। राहुल ने भी साथ दिया, हाँ मैं तो कहता हूं, कल रात चलते हैं खेतों में, देखते हैं किसकी चीख है। विजय थोड़ा चुप रहा, लेकिन दोस्तों के उकसाने पर उसने भी हामी भर दी। अगली रात पूरा गांव अपने अपने घरों में दुबक गया था। बिजली भी जाने कहां से गुल हो गई थी, और अंधेरे में सिर्फ लालटेन की टिमटिमाहट दूर दूर से दिख रही थी। तीनों दोस्तों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और खेतों की तरफ चल पड़े। पहली कुछ मिनटों में सब कुछ सामान्य था, झींगुरों की आवाज, हवा में सरसों के फूलों की महक, लेकिन जैसे ही वो खेत के बीच पहुंचे, ठंडी हवा एकदम रुक सी गई। फिर अचानक वो आवाज आई, आ! ये कोई सामान्य चीख नहीं थी, इसमें ऐसा दर्द था जैसे किसी की जान खींची जा रही हो। चीख लंबी होती गई, कान फाड़ देने वाली, और फिर अचानक थम गई। अमन ने कहा, सुना, इधर से आई थी। राहुल ने सिर हिलाया और टॉर्च का रोशनी उसी दिशा में डाली, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, खेतों में कुछ हिला। पीली फसल के बीच से एक काली परछाई निकली, लंबी, झुकी हुई और अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा शरीर। उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी में नहीं आ रहा था, लेकिन आंखें लाल थीं, जैसे अंगारे। विजय डर के मारे पीछे हट गया।
चलो वापस चलते हैं। लेकिन राहुल और अमन उस परछाई की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो पास पहुंचे, परछाई खेत के अंदर और गहराई में भागी। दोनों पीछे पीछे दौड़े। फसल की सरसराहट के बीच वो चीख फिर से गूंजी, इस बार इतनी पास से कि कान के पर्दे हिल गए। अचानक अमन रुक गया। राहुल, ये देख! जमीन पर एक पुरानी फटी सी लाल चुन्नी पड़ी थी जिस पर ताजा खून के धब्बे थे। तभी पीछे से विजय की चीख सुनाई दी। दोनों पलटकर देखे तो विजय कहीं नहीं था, सिर्फ उसकी लालटेन खेत की मिट्टी में गिरकर बुझ चुकी थी। राहुल और अमन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं। वो कहीं इधर गया होगा, राहुल बोला और बिना सोचे दौड़ पड़ा। खेत के बीच में पहुंचकर उन्होंने विजय को देखा। वो जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें जान नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर जमे हुआ था, जैसे उसने अपनी आखिरी सांस में कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान की समझ से बाहर हो। अमन ने कांपते हुए राहुल का हाथ पकड़ा। चलो यहां से। लेकिन राहुल की नजर विजय के पास पड़ी एक चीज पर थी, एक टूटा हुआ चांदी का पायल। जैसे ही उसने पायल उठाई, चारों तरफ से ठंडी हवा चल पड़ी और खेतों में फसल ऐसे हिलने लगी जैसे सैकड़ों हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। बीच में वही काली परछाई फिर दिखी। इस बार उसका चेहरा साफ था। वो एक औरत थी, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें गहरी काली गड्ढों जैसी और मुंह इतना बड़ा जैसे गले तक फट गया हो। उसने अपने लंबे बाल जमीन तक फैला रखे थे और उनमें से खून टपक रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और पायल की तरफ इशारा किया। वो मेरा है। उसकी आवाज फटी हुई थी, जैसे कई परतों से होकर आ रही हो। अमन ने बिना समय गंवाए राहुल को खींचा और दोनों भागने लगे। लेकिन खेत का रास्ता मानो बदल गया था। हर तरफ वही फसल, वही ठंडी हवा और वही गूंजती हुई चीख जो अब चारों तरफ से आ रही थी। राहुल ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सरसों के पौधे जो उसकी कमर तक ऊंचे थे और खुद ब खुद हिल रहे थे। आखिरकार बहुत देर बाद उन्हें दूर गांव के मंदिर की घंटी सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने उस दिशा में भागना शुरू किया, हवा की सरसराहट थम गई और चीख अचानक गायब हो गई। दोनों मंदिर के आंगन में गिर पड़े, हांफते हुए। गांव के कुछ लोग दौड़े आए और उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों पर मिट्टी और खून के धब्बे थे। विजय की लाश अगले दिन रात का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। खेतों के बीच वह पुरानी पगडंडी इतनी सुनसान थी कि हवा का भी कोई सुर न सुनाई दे रहा था। सुरेश, इमरान और दीपक तीनों टॉर्च लेकर आगे बढ़ रहे थे। सुरेश ने फुसफुसाकर कहा, यार, ये जगह तो पहले से ही डरावनी लग रही है और ऊपर से वो चीख। इमरान हंसने की कोशिश करता है, अरे शायद कोई जानवर होगा, तुम लोग बेवजह डर रहे हो। लेकिन दीपक के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जानवर? इमरान, जानवर तो रोते हैं, लेकिन वो आवाज जैसे कोई इंसान की आखिरी सांसें हों। इतने में हवा का तेज झोंका आया और पगडंडी के बगल के गेहूं के खेत में कुछ हिला। तीनों ने टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं था, लेकिन तभी फिर वही चीख। इस बार इतनी पास से आई कि सुरेश का दिल धक से रह गया। दोस्तों, ये आवाज खेत के बीच से आ रही है, उसने कांपती आवाज में कहा। इमरान आगे बढ़ा, चलो देखते हैं। वे तीनों गेहूं के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। चांद बादलों के बीच से झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी रोशनी बस हल्की सी पड़ रही थी। आवाज अब रुक चुकी थी, बस हवा और खेतों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक दीपक ने टॉर्च से खेत के एक कोने में रोशनी डाली और चिल्ला उठा, वो देखो! टॉर्च की रोशनी में कुछ सफेद सा चमक रहा था, एक औरत का चेहरा। पर वह चेहरा जमीन से ऊपर हवा में तैर रहा था और आंखें बस काली गहरी खोह जैसी। वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, होंठ से कान तक खींचते हुए, और उसी पल खेत में चारों ओर से कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। सुरेश और दीपक के पैर जैसे जम गए थे। इमरान चिल्लाया, भागो! तीनों उल्टे पांव भागने लगे, लेकिन पीछे से गेहूं की बालियां जैसे किसी अदृश्य हाथ से अलग हो रही थीं और उनके पीछे पीछे कुछ दौड़ रहा था। दीपक हांफते हुए बोला, रुको, मैं थक गया। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कुछ नहीं था, लेकिन फिर अचानक दीपक के पैरों में किसी ने जकड़ लिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। दीपक, हाथ पकड़!
सुरेश और इमरान ने खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ अदृश्य ताकत दीपक को खेत के अंदर खींच रही थी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि दोनों के कान सुन्न हो गए। अगले ही पल दीपक गेहूं के बीच गायब हो गया। बस खेत की लहराती बालियां रह गईं। सुरेश और इमरान ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वे दौड़ते दौड़ते गांव पहुंचे, दरवाजा पीटते हुए अंदर घुस गए। गांव वालों ने दोनों को कांपते हुए देखा और पूछा, दीपक कहाँ है? सुरेश की आंखों में आंसू थे। वो खेत ने उसे ले लिया। उस रात के बाद कोई भी अमावस की रात खेतों की ओर नहीं गया। लेकिन अब भी गांव के लोग कहते हैं, अगर आप रात के सन्नाटे में उन खेतों के पास जाएं तो आपको एक आदमी की चीख सुनाई देगी और फिर फुसफुसाहट में एक औरत की हंसी। आकाश, विक्रम और रवि ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ फैली अंधेरी खेतों की खामोशी अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। हवा का बहाव तेज हो चुका था और सरकंडों की सरसराहट के बीच वो अजीब सी चीख फिर सुनाई दी, इस बार और पास से। विक्रम ने कांपते हुए कहा, ये आवाज, ये तो हमारे बिल्कुल पास से आई। आकाश ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च एक बार टिमटिमाई और फिर पूरी तरह बुझ गई। कमबख्त, अब ये भी बंद हो गई, उसने गुस्से और डर से कहा। रवि अपने चारों तरफ देखने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। दोनों, मेरी बात सुनो, कुछ तो हमारे चारों तरफ घूम रहा है। तभी खेत के अंदर से किसी के तेज दौड़ने की आवाज आई, लेकिन अजीब बात यह थी कि पैरों की आवाज मिट्टी पर नहीं, बल्कि जैसे सूखी पत्तियों पर रगड़ने जैसी थी। और वो आवाज गोल गोल घूम रही थी, जैसे कोई उनका चक्कर काट रहा हो। विक्रम ने अचानक चिल्लाकर कहा, कौन है? सामने आ। लेकिन जवाब में सिर्फ वो चीख मिली, जो इस बार और भी लंबी थी और मानो कई अलग अलग गले एक साथ चीख रहे हों। आकाश ने धीरे धीरे अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था। तभी उसकी नजर खेतों के उस छोर पर पड़ी जहां धुंध के बीच कोई आकृति खड़ी थी, लंबी, पतली, और उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। विक्रम ने भी देखा और फुसफुसाया, ये वही है जो लोग कहते थे। अचानक वो आकृति तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई टूटे फूटे तरीके से चल रहा हो। फिर पलक झपकते ही वो तीनों के ठीक सामने आ गई। उनके गले से आवाज तक नहीं निकली। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, बस काले गहरे गड्ढे, और मुंह इतना बड़ा था कि असंभव सा लग रहा था। उसके होंठों से वही चीख निकल रही थी जो उन्होंने कई बार सुनी थी। रवि ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त वो आकृति कूदकर उस पर टूट पड़ी। आकाश और विक्रम चीखते हुए खेतों से भागने लगे। भागते भागते विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख खेतों में गूंज गई। रवि का शरीर खेत में पड़ा था, लेकिन उसका सिर कहीं नहीं था और वो अंधेरी आकृति उसकी जगह खड़ी थी, अब पूरी तरह खून में लथपथ। आकाश और विक्रम गांव तक भागते भागते बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें होश में लाया तो उन्होंने हांफते हुए सब कुछ बताया, लेकिन रवि का कोई निशान खेतों में नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिली, खेत के बीचों बीच मिट्टी में गहरा गड्ढा, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने के लिए जोर से मिट्टी फाड़ी हो। गांव वालों ने उस रात के बाद खेतों में जाना बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं हर अमावस की रात रवि की चीख और उस पर टूट पड़ने वाली आकृति की आवाज आज भी सुनाई देती है। पहाड़ों की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी नमी थी। घड़ी रात के 12 बजा रही थी और आसमान में बादल ऐसे उमड़ घुमड़ रहे थे मानो किसी अनहोनी के इंतजार में हों। देवलोक गांव का नाम सुनते ही लोग डर से कांप जाते थे। वजह उस कच्चे पहाड़ी रास्ते पर दिखने वाली बिना पांव की बारात। कहते हैं जिसने भी उस बारात को देखा 7 दिन के अंदर उसका नाम इस दुनिया से मिट गया। कुछ कहते थे कि यह सिर्फ वहम है, लेकिन जो लोग लापता हुए उनके घर वालों की चीखें आज भी गांव में गूंजती हैं। शुरुआत रवि, अर्जुन और नील 3 दोस्त थे। कॉलेज की छुट्टियों में वे गांव घूमने आए थे। गांव के बुजुर्गों से उन्होंने इस बिना पांव की बारात की कहानी सुनी थी। रवि को डरावनी कहानियां सुनना पसंद था, लेकिन अर्जुन और नील इसे अंधविश्वास मानते थे। देख यार, ये सब गांव वाले डर फैलाने के लिए बोलते हैं, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। पर अगर सच हुआ तो? रवि ने धीमे स्वर में पूछा। नील ने मजाक उड़ाया, तो हम भी दूल्हा बनकर बारात में शामिल हो जाएंगे।
तीनों ने तय किया कि उस रात वे उस पहाड़ी रास्ते पर जाएंगे जहां बारात दिखने की बात कही जाती थी। पहला संकेत रात के करीब 1 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर वे निकल पड़े। रास्ते पर गहरी खामोशी थी, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी की आवाज आई, लेकिन वो भी अचानक थम गई। रवि के कदम धीमे हो गए। तुम लोगों ने सुना? कोई अजीब सा म्यूजिक आ रहा है। अर्जुन ने कान लगाया। अरे ये तो शहनाई की आवाज है। वे आगे बढ़े और शहनाई के साथ ढोल की धीमी थाप भी सुनाई देने लगी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि आवाज पास आ रही थी, जबकि आसपास कोई नहीं था। बारात का आगमन अचानक दूर से टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी, जैसे मशालें हों। धीरे धीरे आकृतियां साफ होने लगी। सफेद और लाल कपड़ों में सजे लोग, सिर पर सेहरा बांधे दूल्हा, हाथ में तलवार, और बाकी बाराती। लेकिन उनके पैरों के नीचे कुछ नहीं था। नील की सांस अटक गई। ये सच है। रवि ने कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने शटर दबाया, कैमरा बंद हो गया। बैटरी फुल थी। वो बुदबुदाया। बाराती बिना पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। उनके चेहरे अजीब थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, और कुछ खाली आंखों से घूर रहे थे। अनचाहा निमंत्रण दूल्हा उनके सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में गहरी लाल रोशनी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, आज से 7 दिन बाद तुम्हारी बारी है, तैयार रहना। नील के पैर कांपने लगे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से बाराती उन्हें घेरने लगे। एक ठंडी हवा चली और वे तीनों बेहोश हो गए। सुबह की खामोशी, जब रवि की आंख खुली तो वे तीनों गांव के ही मंदिर के बाहर पड़े थे। ये हमें यहां कौन लाया? अर्जुन ने घबराकर पूछा। गांव के पुजारी ने गंभीर चेहरे से कहा, तुम लोग उस रास्ते पर गए थे, है ना? अब जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता। दिन गिनना शुरू। पहले दिन सब सामान्य था, लेकिन दूसरे दिन नील की तबीयत बिगड़ने लगी। तीसरे दिन उसके शरीर पर अजीब जलने के निशान उभर आए, जैसे किसी ने मशाल से दागा हो। रवि और अर्जुन उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह सामान्य नहीं है और उसने इलाज करने से मना कर दिया। 5वें दिन नील ने रात में चीखते हुए कहा, वो आ गए हैं, बाराती दरवाजे पर हैं। रवि और अर्जुन ने दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ काली धुंध थी, लेकिन शहनाई और ढोल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अंतिम दिन 7वें दिन रात को नील का बिस्तर खाली मिला। कमरे की दीवार पर सिर्फ एक लाल रंग का हाथ का निशान था। गांव वालों ने कहा कि उसकी आत्मा अब उस बारात का हिस्सा बन चुकी है। रवि और अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते पहाड़ी रास्ते से गुजरते समय दूर मशालों की रोशनी और ढोल की थाप फिर सुनाई दी। दूल्हा इस बार अर्जुन की ओर देख रहा था। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। अमन की लाश अब तक नहीं मिली थी और उसके परिवार वाले थाने के चक्कर लगा रहे थे। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि पहाड़ी रास्ते पर न खून के निशान थे न पैरों के, बस वही अजीब सी खामोशी और हवा में गूंजती मंद सी बांसुरी की आवाज। रवि, जो अमन का सबसे करीबी दोस्त था, उस रात की बात सोचकर कांप जाता। उसकी आंखों के सामने बार बार वो नजारा घूमता। बिना पांव वाली बारात, हाथों में मशालें, चेहरे पर अजीब सा पीला और मरा हुआ रंग, और सबसे डरावनी बात, उनकी खाली आंखें। रवि ने तय किया कि वो अमन को ढूंढेगा, चाहे जान चली जाए। गांव के बुजुर्ग से मिलने वह दोपहर को निकल पड़ा। बुजुर्ग का नाम था दयाल काका, जो 90 साल के थे और पूरे गांव में अपने पुराने किस्सों के लिए जाने जाते थे। रवि ने पूछा, काका, आपने कभी उस बारात के बारे में सुना है जो बिना पांव चलती है? दयाल काका का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने हाँफते हुए कहा, बेटा, वो कोई बारात नहीं, वो तो अधूरे बदले की परछाइयां हैं। रवि ने हैरानी से पूछा, परछाइयां? दयाल काका ने गहरी सांस ली और बोले, बहुत साल पहले यहां एक बारात आई थी, लेकिन पहाड़ी रास्ते पर पूरी बारात पर डाकुओं ने हमला कर दिया। सबको बेरहमी से मार डाला और उनकी लाशें यहीं पहाड़ी के नीचे फेंक दी गईं। उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकी। कहते हैं अमावस या बरसात की रात वो फिर निकलते हैं अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए, और जो भी उन्हें देख लेता है वो उनके साथ चला जाता है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अमन को कैसे बचाया जाए? काका ने धीरे से कहा, अगर वो उनके साथ चला गया है तो 7वें दिन के पहले पहले उसकी आत्मा को लौटा लाना होगा, वरना वो भी हमेशा के लिए उस बारात का हिस्सा बन जाएगा।
रवि ने बिना देर किए तैयारी शुरू कर दी। छठे दिन की रात वह हाथ में मिट्टी का दिया, नींबू, लाल धागा और लोहे की तलवार लेकर पहाड़ी रास्ते पर पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवा और पेड़ों के बीच से आती सिसकियों की आवाज। अचानक दूर से ढोल शहनाई की आवाज सुनाई दी। धुंध में धीरे धीरे बारात के साए नजर आने लगे, सभी बिना पांव के, हवा में तैरते हुए, मशालें जलाए हुए, और बीच में अमन, जिसकी आंखें खाली थीं और चेहरा बिल्कुल भावहीन। रवि ने कांपते हुए चिल्लाया, अमन, मैं तुझे लेने आया हूं। बारात रुक गई। दूल्हे के कपड़ों में एक लंबा भयावह चेहरा लिए साया आगे बढ़ा और बोला, वो अब हमारा है, पीछे हट जा। रवि ने नींबू और लाल धागा जमीन पर रखकर मंत्र पढ़ा और दिया जलाया। अचानक हवा तेज हो गई, मशालें बुझने लगीं और बारात के चेहरे भयानक हो उठे। दूल्हा गरज कर बोला, तू हमें रोक नहीं सकता। रवि ने तलवार उठाकर जमीन में एक गोला खींचा और अमन का नाम 3 बार जोर से पुकारा। अमन की आंखों में अचानक नमी भर आई। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, लेकिन दूल्हा उसे खींचने लगा। रवि ने पूरी ताकत से दिया अमन के पैरों के पास रख दिया। तेज रोशनी फैलते ही बारात के साए चिल्लाने लगे और एक एक कर धुंध में गायब हो गए। अमन जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। सुबह होते होते अमन ने आंखें खोलीं और रोते हुए रवि को गले लगा लिया। दोनों गांव लौट आए, लेकिन पहाड़ी रास्ता आज भी सुनसान है और कहते हैं, जो भी वहां रात में जाता है, दूर से अब भी ढोल शहनाई की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। अमित और पंडित जी ने बस 2 सेकंड के लिए एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों समझ गए कि अब यहां रुकना जानलेवा हो सकता है। वे चुपचाप पहाड़ी रास्ते पर तेजी से नीचे उतरने लगे। हवा और भी ठंडी हो गई थी और उनके पीछे से वही ढोल शहनाई की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी, मानो बारात उनकी चाल के साथ कदम मिला रही हो। अचानक एक कोने से लाल रोशनी की हल्की सी चमक दिखी। अमित ने साहस जुटाकर पीछे देखा। बारात अब साफ दिखाई दे रही थी। दूल्हा घोड़े पर सवार, दुल्हन पालकी में और सारे बाराती बिना पांव के हवा में तैरते हुए, लेकिन उनके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। उनकी आंखें लाल जल रही थीं। मत देख, मत देख, पंडित जी ने जोर से फुसफुसाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बारात के कुछ लोग उनकी ओर मुड़कर घूरने लगे। अचानक ढोल की थाप रुक गई, पूरा सन्नाटा। फिर उनमें से एक बाराती ने हाथ उठाकर इशारा किया, मानो उन्हें बुला रहा हो। अमित का शरीर जैसे पत्थर हो गया। पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए भागने लगे। वे बेतहाशा दौड़ते हुए नीचे पहुंचे और गांव में दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, बारात वहीं खड़ी थी, पहाड़ी की चोटी पर, बिना हिले, लेकिन उनकी लाल आंखें अब भी चमक रही थीं। गांव पहुंचते ही उन्होंने सबको बताया, लेकिन बुजुर्गों ने बस एक ही बात कही, अब जो हो 7 दिन तक सावधान रहना। अगर बारात ने तुम्हें देख लिया है तो भागना मुश्किल है। दिन बीतते गए और हर रात अमित को खिड़की के बाहर वहीं ढोल शहनाई सुनाई देने लगी। 7वें दिन की रात उसने पंडित जी को फोन किया, लेकिन उधर से सिर्फ ढोल की थाप और बारात की हंसी सुनाई दी। सुबह जब लोग पंडित जी के घर पहुंचे, दरवाजा खुला था, लेकिन घर खाली। न पंडित जी, न अमित, सिर्फ कमरे की दीवार पर उकेरे हुए शब्द थे, अगली बार तुम्हारी बारी। तीसरी खिड़की का रहस्य। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, राय साहब की हवेली। करीब 100 साल पहले बनी इस हवेली में अब कोई नहीं रहता था। इसकी मोटी दीवारों पर काई जम चुकी थी और चारों तरफ घना सन्नाटा फैला रहता था। गांव के लोग मानते थे कि यह हवेली अभिशप्त है और जो भी अंदर गया वह वापस नहीं आया। इस हवेली के बारे में सबसे रहस्यमयी बात थी तीसरी खिड़की। हवेली के सामने से देखने पर सिर्फ 2 खिड़कियां दिखाई देती थीं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, लेकिन हवेली का पुराना नक्शा जो तहसील के रिकॉर्ड में मौजूद था, साफ दिखाता था कि ऊपर वाली मंजिल पर 3 खिड़कियां बनी हैं। तीसरी खिड़की का कोई निशान बाहर से नहीं दिखता था और कहा जाता था कि इसके पीछे एक ऐसा कमरा है जो किसी और दुनिया से जुड़ा है। अमन की जिज्ञासा। अमन एक फ्रीलांस फोटोग्राफर और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। उसे अजीब और डरावनी जगहों के बारे में शूट करना पसंद था। गांव के लोगों से हवेली की बातें सुनकर उसका मन वहां जाने को बेचैन हो गया।
तुम भूल भी जाओ हवेली का नाम, एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी। रात के वक्त उसकी तीसरी खिड़की खुलती है और जो उसे देख ले वह सुबह तक जिंदा नहीं रहता। अमन ने हंसते हुए कैमरा कंधे पर टांगा और कहा, मैं दिन में जाऊंगा, बस रिकॉर्ड करके वापस आ जाऊंगा। पहली झलक। अगले दिन दोपहर में वह हवेली पहुंचा। टूटा हुआ लोहे का गेट, आधी झुकी दीवारें और सूखी बेलें जो खिड़कियों से लटक रही थीं। बाहर से हवेली की ऊपरी मंजिल पर सिर्फ 2 खिड़कियां थीं। अमन ने कैमरे से झूम करके कई बार देखा, तीसरी खिड़की का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने बाईं तरफ वाली खिड़की पर फोकस किया, 1 सेकंड के लिए पर्दे के पीछे से किसी का चेहरा दिखा, पीला, आंखें बिना पलक झपकाए और होठों पर हल्की सी मुस्कान। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा नीचे किया और दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। हवेली का अंदरूनी अंधेरा, अंदर धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। टूटी हुई कुर्सियां, पुराना पियानो और दीवारों पर फीके पड़े राजसी पेंटिंग्स। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां अंधेरे में गुम हो रही थीं। अमन ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। ऊपर वाली मंजिल पर 2 कमरों के दरवाजे थे जो बाहर से दिखने वाली 2 खिड़कियों के पीछे थे। लेकिन बीच में दीवार पर एक लकड़ी का बंद दरवाजा था जिस पर जंग लगे ताले लटके थे। ताले पुराने लेकिन बंद नहीं थे, बस हल्के धक्के से दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। तीसरी खिड़की का कमरा। अंदर घुसते ही एक सड़ी गली बदबू ने उसका स्वागत किया। कमरा छोटा था लेकिन सामने की दीवार पर एक बड़ी खिड़की थी, वही तीसरी खिड़की। बाहर से यह कहीं नजर नहीं आती, लेकिन कमरे के भीतर से यह साफ दिख रही थी। खिड़की के शीशे धुंधले थे, लेकिन उसके पास एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी रखी थी, जैसे कोई रोज वहां बैठकर बाहर देखता हो। अमन खिड़की के पास गया और शीशा पोंछा। बाहर का नजारा अजीब था। हवेली के सामने का जंगल तो था ही नहीं, बल्कि उसकी जगह धुंध में डूबी एक अजनबी बस्ती थी, जहां काले कपड़ों में लोग धीमी गति से चलते हुए किसी जुलूस में शामिल थे। उनके चेहरे अस्पष्ट थे, लेकिन उनकी चाल अजीब तरह की थी, मानो वे जमीन को छुए बिना चल रहे हों। अचानक उनमें से एक ने अपना चेहरा उठाया और सीधे अमन की ओर देखा और मुस्कुराया। रवि की आंखें उस खिड़की पर टिकी रहीं। लकड़ी की पुरानी झिर्रियों में से एक अजीब सी सर्द हवा निकल रही थी जो बाकी हवेली में नहीं थी। उसकी सांसें भारी हो गईं। रवि, अब लौट चलो, नीरज ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। रवि ने धीरे से हाथ बढ़ाया और खिड़की की कुंडी पकड़ ली। जैसे ही उसने उसे घुमाया, एक धीमी चर्र रर्र की आवाज गूंज उठी। अंदर अंधेरा था, पर उस अंधेरे में एक हल्की सी लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अंगार जल रहा हो। ये क्या है? नीरज ने कांपते हुए पूछा। रवि ने कदम बढ़ाया और खिड़की के भीतर घुस गया। अंदर का कमरा हवेली के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। फर्श पर गाढ़े लाल रंग का कालीन, दीवारों पर पुराने तेल के दिए और बीच में एक बड़ा सा दर्पण। उस दर्पण में उनकी परछाइयां नहीं दिख रही थीं, बल्कि कोई और था। एक लंबी काली छोटी वाली औरत, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें लाल लाल चमक रही थीं। तुम तीसरी खिड़की खोलकर यहां क्यों आए? उसकी आवाज ठंडी और सीधी आत्मा में उतरने वाली थी। नीरज ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके पैर कालीन में धंस गए हों। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे मुस्कुराया, मैं नहीं, तुम हो। अचानक दर्पण में रवि का चेहरा बदलने लगा। आंखें लाल, त्वचा राख जैसी और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। नीरज ने चीख मारी, रवि बाहर निकल! लेकिन रवि की आंखें अब खाली थीं। उसने धीरे से दर्पण की तरफ कदम बढ़ाया और उसमें समा गया। दिए एक एक कर बुझ गए। नीरज बाहर भागा, खिड़की की कुंडी जोर से बंद की और हवेली से निकल भागा। गांव लौटकर उसने सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। आज भी हवेली में सिर्फ 2 खिड़कियां ही दिखती हैं, लेकिन अगर अमावस की रात लाल रोशनी चमक उठे तो समझ लो तीसरी खिड़की खुल चुकी है और एक नया चेहरा दर्पण में कैद हो चुका है। नीरज ने उस रात के बाद कभी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी नींद अब पहले जैसी नहीं रही। हर रात
खिड़की के पीछे से आती हल्की ठक 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 की आवाज उसे सुनाई देती थी, भले ही वह गांव में अपने घर में हो। शुरू में उसने सोचा यह सिर्फ डर की वजह से है, लेकिन एक रात उसने खिड़की से बाहर झांका। हवेली दूर थी, पर तीसरी खिड़की खुली थी और उस खिड़की से रवि का चेहरा झांक रहा था, ठीक वैसा ही जैसा उसने दर्पण में देखा था। लाल आंखें, राख जैसा चेहरा और होंठों पर विकृत मुस्कान। नीरज, यहां आओ, तुम्हारा भी इंतजार है। उसकी आवाज सीधे नीरज के दिमाग में गूंजी, बिना हवा हिले, बिना दूरी का असर। नीरज पीछे हट गया, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के ठंडे हाथ का एहसास हुआ। वह मुड़कर देखने ही वाला था कि पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब उसने आंखें खोलीं, वह उसी हवेली के भीतर था और उसके सामने वही लाल कालीन, वही दिए और वही दर्पण था। इस बार दर्पण में वह और रवि दोनों थे, लेकिन पीछे कोई तीसरा भी खड़ा था। वह औरत नहीं थी, बल्कि एक लंबा काले कपड़े में लिपटा साया, जिसके चेहरे की जगह सिर्फ गहरी काली खाई थी। उसने धीमे से कहा, तीसरी खिड़की का रहस्य सिर्फ मौत नहीं, कैद है, और अब तुम दोनों यहां रहोगे। दियों की लौ एक साथ बुझी और हवेली के बाहर फिर से खामोशी छा गई। गांव वाले कहते हैं, अब तीसरी खिड़की में दो चेहरे दिखते हैं, रवि और नीरज। और जब भी कोई नई जिज्ञासु आत्मा वहां पहुंचती है, एक और चेहरा उस खिड़की के पीछे जुड़ जाता है। पानी की गहराई से आई दुल्हन रात का समय था। गांव के बाहर फैली कालासर झील छांट की हल्की रोशनी में काली और गहरी दिख रही थी। झील के किनारे एक पुराना लकड़ी का घाट था, जिस पर अर्जुन अपनी पुरानी मछली पकड़ने की छड़ी लेकर बैठा था। हवा ठंडी थी, लेकिन पानी से उठती नमी में एक अजीब सी सीलन और सड़ांध घुली हुई थी। गांव वाले इस झील के बारे में कहते थे कि यहां रात में मछली पकड़ना अशुभ है, खासतौर पर पूर्णिमा की रात। लेकिन अर्जुन, जो शहर से हाल ही में गांव लौटा था, इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझता था। उसके हाथ में पकड़ी लालटेन की रोशनी पानी पर हल्के हल्के डोल रही थी। अचानक पानी में से छपाक की तेज आवाज आई, जैसे किसी ने गहराई से छलांग लगाई हो। अर्जुन ने छड़ी कसकर पकड़ ली, सोचा कोई बड़ी मछली फंसी है। लेकिन फिर उसने देखा, पानी से कुछ उभर रहा था। पहले एक सफेद कपड़ा, फिर धीरे धीरे एक चेहरा। वो दुल्हन थी, भीगे हुए लाल जोड़े में, माथे पर सजी सुनहरी बिंदी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ काला अंधेरा था। वह कांपती हुई घाट के पास आई और धीमी टूटी आवाज में बोली, बचाओ मुझे, वो मुझे छोड़कर चले गए। अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत कर कहा, तुम कौन हो और इस हालत में यहां? दुल्हन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। पानी की लहरें उसके पांव से टकरा रही थीं, लेकिन उसके कपड़े और शरीर से पानी टपकने की बजाय धुंध उठ रही थी। मेरी शादी थी, नाव डूबी, मैं नीचे रह गई, लेकिन उन्होंने वादा किया था वो मुझे लेने आएंगे। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि अर्जुन के हाथ पांव सुन्न होने लगे। अर्जुन को अब समझ आने लगा कि यह कोई साधारण औरत नहीं है। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपने टखनों पर किसी ठंडी चीज का स्पर्श महसूस किया। जब उसने नीचे देखा तो पानी से निकले नीले काले हाथ उसकी टांगों को पकड़ रहे थे। दुल्हन मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। अब तुम मेरे साथ चलोगे, गहराई में, वहां जहां अंधेरा ही घर है। अर्जुन ने छटपटाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव धीरे धीरे पानी में खींचने लगे। लालटेन गिर गई और उसकी लौ फुफ करके बुझ गई। अब सिर्फ चांदनी और झील का काला अंधेरा था, और उस अंधेरे में एक दुल्हन का चेहरा जो धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा था, साथ में अर्जुन को खींचते हुए। गांव वाले कहते हैं, उस रात के बाद अर्जुन कभी नहीं लौटा, लेकिन कुछ लोगों ने झील के किनारे एक नई बात देखी। अब पानी से कभी कभी दो आकृतियां निकलती हैं, एक दुल्हन और उसके बगल में एक युवक, जिसकी आंखों में भी अब सिर्फ काला अंधेरा है। पानी की गहराई से आई दुल्हन रात का सन्नाटा झील के चारों तरफ पसरा हुआ था। हवा हल्की थी, लेकिन उसमें एक ठंडक घुली हुई थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। चांद बादलों में छुप छुप कर झांक रहा था। समीर, एक स्थानीय युवक, अकेला बैठा था झील के किनारे, हाथ में बांस की बनी पुरानी मछली पकड़ने वाली छड़ी। झील के पानी पर हल्की हल्की लहरें बन रही थीं। अचानक
उसने पानी में कुछ हलचल देखी। पहले उसे लगा कोई बड़ी मछली होगी, लेकिन अगले ही पल पानी के बीचों बीच से एक दुल्हन जैसी आकृति बाहर आई। उसका लहंगा लाल था, भीगा हुआ, और उस पर पानी से टपकते मोतियों की तरह बूंदें चमक रही थीं। उसके बाल पूरी तरह भीगे हुए थे और उसके माथे पर लाल सिंदूर फैला हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, उसकी आंखों में सिर्फ काला अंधेरा। बचाओ मुझे। उसकी आवाज बेहद धीमी मगर दर्द से भरी हुई थी। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पूछा, तुम यहां पानी में इस वक्त? दुल्हन ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। पानी उसके पीछे से ऐसे लहराया जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे आगे धकेल रही हो। उन्होंने मुझे यहां डुबो दिया। उसकी आवाज में कांप थी। लेकिन मैं अकेली नहीं हूं, वो भी साथ हैं। कौन? समीर ने कांपते हुए पूछा। लेकिन तभी उसके कानों में पानी के भीतर से अनेक फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। औरतों की, मर्दों की, बच्चों की। सब मिलकर कुछ बोल रहे थे, लेकिन शब्द साफ नहीं हो रहे थे। दुल्हन अचानक उसके बिल्कुल पास आ गई। अब समीर को महसूस हुआ कि उसके लहंगे के नीचे कोई पैर ही नहीं है, सिर्फ पानी का साया जो लहरों के साथ बदल रहा था। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे खिंचकर अजीब सी बन गई। समीर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों में ठंडक सी फैल गई। उसने नीचे देखा तो पानी किसी अदृश्य हाथ की तरह उसके टखनों को पकड़ रहा था। तुमसे वादा चाहिए। दुल्हन की आवाज अब भारी हो चुकी थी कि तुम अगली अमावस की रात मेरे साथ झील में उतरो। समीर चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला जैसे जाम हो गया था। और फिर पानी की गहराई से कई और चेहरे ऊपर आए। सबके चेहरे पीले, आंखों में वही काला अंधेरा, और सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। चांद बादलों में पूरी तरह छुप गया और झील का पानी काले स्याह अंधेरे में बदल गया। साहिबान का दिल तेजी से धड़क रहा था। रात के अंधेरे में झील का पानी धीरे धीरे लहरों के साथ हल्की सी चमक बिखेर रहा था। दूर कहीं से उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। वो दुल्हन उसके सामने खड़ी थी, गीली, ठंडी और भारी सांसें लेती हुई। मदद करो। उसकी आवाज बेहद धीमी और भारी थी, मानो पानी के भीतर से आ रही हो। साहिबान ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? दुल्हन ने सर उठाया। उसकी आंखों में कोई सफेदी नहीं थी, बस गहरा घना काला अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें इंसान की नहीं, किसी खाई की हों, जिसमें देखते ही आदमी गिर जाए और फिर कभी वापस ना आए। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। साहिबान की सांस से भाप निकलने लगी। मैं यहां से निकलना चाहती हूं, मुझे अपने साथ ले चलो। दुल्हन ने हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे और पानी से भीगे हुए थे। साहिबान की उंगलियां बस छूने ही वाली थीं कि अचानक उसके कान में बहुत हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, मत छूना वरना तू भी यहीं रह जाएगा। साहिबान ने चौंक कर चारों ओर देखा, कोई नहीं था। दुल्हन मुस्कुराई, और वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके होंठ फटकर लंबे हो गए, दांत नुकीले दिखाई दिए, और झील का पानी उसके पीछे से ऊपर उठने लगा जैसे उसे फिर से खींचने वाला हो। मदद करेगा या मेरे साथ चलेगा? साहिबान ने कांपते हुए एक कदम पीछे हटाया, लेकिन उसके पैर ठंडे पानी में धंस चुके थे। पानी के भीतर से किसी ने उसके टखनों को पकड़ लिया था। झील से धीमी धीमी आवाज आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। हमारे साथ आ, हमारे साथ आ। साहिबान ने पूरी ताकत से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन अब और करीब आ चुकी थी। उसका चेहरा साहिबान के बिल्कुल पास, उसकी ठंडी सांसें उसके गाल को छू रही थीं। तू मेरा है अब। अगले ही पल पानी की एक तेज लहर ने साहिबान को घसीटकर झील के भीतर खींच लिया। उसकी चीख रात की खामोशी में गुम हो गई। सुबह किनारे पर सिर्फ एक टूटी हुई मछली पकड़ने की छड़ी पड़ी थी और गीली रेत पर गहरे पैरों के निशान, जो पानी से बाहर नहीं बल्कि पानी के अंदर जा रहे थे। रात का सन्नाटा कभी कभी इतना गहरा हो जाता है कि इंसान अपनी ही धड़कनों की आवाज सुन सकता है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो दिल को तेज धड़कने पर मजबूर कर देती हैं और फिर कभी चैन से सोने नहीं देती। कहानी है आरव की। दिल्ली में रहने वाला, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाला 30 साल का एक साधारण सा इंसान।
जिंदगी उसके लिए बस ऑफिस, ट्रैफिक और अकेले घर लौटने तक सीमित थी। उसके घर में कोई और नहीं था। माता पिता गांव में रहते थे और शादी उसने अभी तक नहीं की थी। पहला दिन, नाम पुकारने वाली आवाज। उस रात आरव देर से घर लौटा था। खाना खाकर वो लैपटॉप पर कुछ देख रहा था कि अचानक एक बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज उसके कान में गूंजी, आरव। उसका हाथ रुक गया। उसने सोचा शायद बाहर गली में कोई पड़ोसी बोल रहा होगा, लेकिन जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर सिर्फ अंधेरा और सुनसान गली थी। वो थोड़ा हंस दिया, शायद मेरा ही दिमाग थक गया है। पर उस रात जब वो बिस्तर पर लेटा, ठीक 2:15 बजे फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से भी धीमी, जैसे कोई उसके बगल में बैठा हो। आरव। आरव का दिल धक धक करने लगा। उसने लाइट ऑन की, कमरे में हर कोना देखा, लेकिन कोई नहीं था। दूसरा दिन और पास आती आवाज। अगली रात उसने सोने से पहले दरवाजा, खिड़की सब अच्छे से बंद कर दिए। घड़ी में 2:15 बजते ही उसकी आंख अपने आप खुल गई। आरव। ये आवाज अब इतनी पास थी कि उसे लगा किसी का मुंह उसके कान से कुछ इंच की दूरी पर है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ तकिया और खाली बिस्तर था। उसने डर को झटकने की कोशिश की, लेकिन अब उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। तीसरा दिन, छाया का आना अब आरव को नींद आने से पहले ही डर लगने लगा। उस रात उसने कमरे की सारी लाइटें ऑन छोड़ दी। फिर भी जैसे ही 2:15 हुआ, आवाज आई, आरव। लेकिन इस बार आवाज के साथ उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर किसी ठंडी सांस का स्पर्श हुआ है। उसने कांपते हुए पीछे देखा और एक काली धुंधली परछाई को कुछ सेकंड के लिए खड़ा पाया। वो चिल्लाया और लाइट बंद करने लगा, लेकिन परछाई पलक झपकते गायब हो गई। चौथा दिन, डर की हद अब वो ऑफिस में भी परेशान रहने लगा। उसके दोस्त पूछते, क्या हुआ, बीमार हो? लेकिन वो कुछ नहीं बताता। उस रात उसने सोचा कि आवाज को नजरअंदाज करेगा। बिस्तर पर लेटते ही 2:15 बजे फिर आवाज आई, आरव, बाहर आओ। ये पहली बार था जब आवाज ने उसका नाम लेने के बाद कुछ और कहा था। आरव ने डरते डरते दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर कदम रखा, गली के बीच एक लंबा, काला, मानवीय आकार का साया खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और होंठ न होने के बावजूद उससे आवाज आ रही थी, मैं तुम्हें देख रहा हूं कई दिनों से। 5वां दिन, सच का पता आरव ने फैसला किया कि वो ये जगह छोड़ देगा। पैकिंग करते हुए उसने अपने मकान मालिक को फोन किया और सारी बात बताई। मकान मालिक ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुझे ये घर सस्ता इसलिए मिला था क्योंकि पिछले किराएदार ने 2:15 बजे फांसी लगा ली थी और जाने से पहले अपनी डायरी में लिखा था, मैं आरव को साथ ले जाऊंगा। आरव का खून ठंड पड़ गया। पर वो आरव कौन था? मकान मालिक ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अब लगता है कि तू ही अगला है। आखिरी रात आरव ने सोचा वो सुबह तक यहां रुकेगा और फिर चला जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसे मौका ही नहीं दिया। 2:15 बजे बत्तियां अपने आप बुझ गईं। चारों तरफ गुप्त अंधेरा और फिर वो आवाज आई, पहले धीरे, आरव, फिर जोर से, आरव, मेरे साथ चलो। और इससे पहले कि वो भाग पाता, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडा, बर्फ जैसा हाथ। उसे लगा जैसे उसकी सांसें थम रही हैं, शरीर सुन्न हो रहा है। सुबह जब पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ा तो बिस्तर खाली था, लेकिन तकिए पर ताजा नमी थी, जैसे किसी ने वहीं सिर रखकर रोया हो। आरव का कोई सुराग नहीं मिला। बस उसी रात से हर 2:15 बजे कोई धीमी आवाज इस घर से आती है, आरव। आगे की कहानी आवाज अब और करीब आ चुकी थी। अर्जुन। ये फुसफुसाहट अब उसके कान के इतने पास थी कि उसकी सांसें उसकी त्वचा को छू रही थीं। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था, गाढ़ा, घुटन भरा अंधेरा जिसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसने कांपते हाथ से टॉर्च उठाई और इधर उधर रोशनी फेंकी। दीवारें वैसी ही थीं, दरवाजा बंद था, खिड़की पर पर्दा हिल भी नहीं रहा था, लेकिन हवा भारी और ठंडी हो गई थी। कौन है? अर्जुन ने जोर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। जवाब में वही फुसफुसाहट, अर्जुन। लेकिन इस बार उसके पीछे से नहीं, बल्कि उसके बिस्तर के नीचे से आई। उसका गला सूख गया। धीरे धीरे वो झुककर नीचे देखने लगा। टॉर्च की रोशनी जैसे ही बिस्तर के नीचे पड़ी,
उसे वहां दो चमकती आंखें दिखीं। कोई इंसानी आंखें नहीं, बल्कि गहरे, बिना पुतलियों के, पूरी तरह काली। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आवाज अब साफ और औरत जैसी थी। अर्जुन पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर बिस्तर के पायदान से टकरा गए। तभी नीचे से एक ठंडी हड्डियों जैसी सफेद हाथ ने बाहर निकलकर उसकी टांग पकड़ ली। अर्जुन ने पूरी ताकत से पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ और कसता गया, जैसे उसकी हड्डियां तोड़ देगा। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल गई और बिस्तर के नीचे कोई नहीं था। वो हांफते हुए चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी। आईने में उसकी परछाई के पास एक और चेहरा था, बिल्कुल उसके कान से सटा हुआ, और मुस्कुरा रहा था। आईने में वो चेहरा धीरे धीरे अपना मुंह खोला और फिर से बोला, अर्जुन। कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। लाइटें बुझते ही अर्जुन ने खुद को पूरी तरह अंधेरे में पाया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने सीने में दर्द महसूस होने लगा। कमरे में एक गहरी ठंडी खामोशी छा गई थी, लेकिन यह खामोशी भी सामान्य नहीं थी, मानो इसके पीछे कोई जिंदा चीज छिपी हो। अचानक वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, अर्जुन, तुम भूल गए, पर मैं नहीं। अर्जुन की सांस रुक गई। ये आवाज वो पहचान गया। ये उसकी बचपन की दोस्त रिया की थी, वो लड़की जो 15 साल पहले उनके मोहल्ले में कुएं में डूबकर मर गई थी। अर्जुन के गले में कुछ अटक गया। उस हादसे की सच्चाई सिर्फ वही जानता था। वो डूबना हादसा नहीं था, वो एक खेल था जो गलत हो गया था, और उसमें अर्जुन का हाथ था। रिया, उसने कांपते हुए कहा। आईने में चेहरा और साफ दिखने लगा। सफेद, पानी से सूजे हुए गाल, होंठ नीले, बाल गीले और उलझे हुए, और आंखें गहरे काले शून्य जैसी। तुमने मुझे छोड़ा, मुझे मरने दिया। अर्जुन ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा भारी और नम हो गई, जैसे कमरे के अंदर पानी भर रहा हो। वो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज बाहर नहीं निकली, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ रखा हो। आईने के अंदर रिया ने हाथ बढ़ाया, और वो हाथ धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगा। ठंड इतनी थी कि अर्जुन की त्वचा पर बर्फ जमने जैसी महसूस होने लगी। रिया ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। कमरे में अचानक पानी भरने लगा। आईने, दीवार, फर्श सब लहरों में डूबने लगे। अर्जुन ने आखिरी बार सांस लेने की कोशिश की, लेकिन पानी की ठंडी परत ने उसकी नाक और मुंह को ढक लिया। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी रिया की मुस्कान, लंबी, भयानक और मौत जैसी ठंडी। और फिर सब कुछ काला हो गया। सुबह का सूरज हल्का सा पर्दों के पीछे से झांक रहा था। होटल का स्टाफ हमेशा की तरह रूम सर्विस के लिए दरवाजा खटखटाने आया, लेकिन अर्जुन के कमरे से कोई जवाब नहीं मिला। कर्मचारी ने दरवाजा दोबारा खटखटाया, फिर तेज, लेकिन अंदर से खामोशी बनी रही। आखिरकार मास्टर की से दरवाजा खोला गया। कमरे में सब कुछ एकदम साफ सुथरा था। बिस्तर ठीक तरह से लगाया हुआ, मेज पर गिलास रखे हुए, कालीन पर धूल तक नहीं। लेकिन अर्जुन कहीं भी नहीं था। सिर्फ एक चीज अजीब थी, कमरे में हल्की सी नमी थी, जैसे हाल ही में यहां पानी गिरा हो। फर्श के बीचों बीच एक छोटा सा पानी का गड्ढा था, जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। कर्मचारी ने डरते डरते आईने की तरफ देखा, और उसके सीने में ठंडी सिहरन दौड़ गई। आईने के अंदर धुंध सी फैली हुई थी, और उसमें अर्जुन का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी जो रिया के चेहरे पर थी। अचानक उसके होंठ हिले, यहां मत आना। कर्मचारी चीखता हुआ कमरे से भाग गया, लेकिन बाहर निकलते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अगला तुम हो। उस दिन से वो कमरा होटल में बंद कर दिया गया। कहा जाता है, अगर कोई गलती से भी वहां चला जाए तो आईने से पहले फुसफुसाहट सुनाई देती है, और फिर अगले दिन वो भी गायब हो जाता है। अस्पताल का 7वां वार्ड बरसात की एक ठंडी रात थी। सरकारी अस्पताल के पुराने हिस्से में टिमटिमाती पीली बत्तियों और लंबे खाली गलियारों में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बाहर से आती बारिश की बूंदों की टप टप और अंदर गूंजते पंखों की आवाज मिलकर एक डरावना माहौल बना रही थी। इस अस्पताल का नया हिस्सा साफ सुथरा, रोशनी से भरा और मरीजों से गुलजार था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जिसके बारे में स्टाफ तक बात करने से डरते थे।
7वां वार्ड। 7वां वार्ड अस्पताल की तीसरी मंजिल के बिल्कुल कोने पर था, जहां जाने वाला रास्ता हमेशा बंद रहता था। लोहे का बड़ा सा दरवाजा, जंग लगे ताले और ऊपर टंगी चेतावनी की लाल पट्टी, अनधिकृत प्रवेश वर्जित। लेकिन मरीजों और वार्ड बॉय के बीच ये बात फैली हुई थी कि ये सिर्फ ताले और चेतावनी का मामला नहीं, बल्कि वहां किसी अदृश्य चीज का पहरा है। रात की ड्यूटी पर पहली बार आए डॉ आदित्य ने उस जगह के बारे में नर्स से पूछ लिया। नर्स सीमा, वो तीसरी मंजिल पर बंद वार्ड, वहां क्यों ताला लगा है? सीमा का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। उसने हौले से कहा, साहब, उस जगह का नाम भी मत लो। जो लोग वहां गए वो कभी वैसे वापस नहीं आए। आदित्य ने हल्की हंसी में टाल दिया। अरे, भूत प्रेत जैसी बातें मुझ पर असर नहीं करती। सीमा ने ठंडी सांस ली। यहां सिर्फ कहानियां नहीं हैं डॉक्टर, यहां सच है। कहानी शुरू हुई करीब 15 साल पहले। वार्ड नंबर 7 में कविता नाम की एक महिला भर्ती थी। उसका चेहरा हमेशा सफेद चादर में ढका रहता था। डॉक्टर कहते थे कि उसे कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन कई नर्सों ने रात में उसे खिड़की के पास खड़े देखा था, खाली आंखों से अंधेरे को ताकते हुए। एक रात कविता की मौत हो गई, बिना किसी वजह, बिना किसी चीख के, बस ऐसे ही। उसके बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मरीज आधी रात में गायब हो जाते, नर्सों को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, लेकिन जब वे मुड़ती तो वहां कोई नहीं होता। कुछ डॉक्टरों ने बताया कि उन्होंने कविता को देखा, अपने पुराने मरीज के गाउन में, वार्ड के कोने में खड़ी, आंखें बिल्कुल काली। आखिरकार प्रबंधन ने वार्ड बंद कर दिया। उस रात आदित्य की ड्यूटी आईसीयू के पास थी, लेकिन आधी रात को बिजली का एक झटका पूरे अस्पताल में फैल गया। इमरजेंसी बैकअप लाइट्स जल गईं, लाल रंग की मध्यम रोशनी जो हर चीज को और डरावना बना रही थी। तभी उन्होंने सुना, कोई उनका नाम ले रहा था, डॉ आदित्य। आवाज इतनी धीमी थी कि लगा जैसे हवा में घुली हो, लेकिन एक अजीब सर्द एहसास उनके कान के पास से गुजर गया। उन्होंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन गलियारे के अंत में 7वें वार्ड का ताला खुला हुआ था। आदित्य के कदम जैसे अपने आप वहां की ओर बढ़ने लगे। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज करता हुआ खुला। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ टूटी हुई खिड़की से आती चांदनी के धब्बे दिखाई दे रहे थे। दीवारों पर पुरानी खून जैसी गहरी लाल दाग थे, जिनसे हल्की सी बदबू आ रही थी। एक कोने में पुराना मरीज का बेड पड़ा था और उसके पास बैठी थी एक दुल्हन जैसी सजी धजी औरत, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काली खाली जगह। आप डॉक्टर है ना? उसने बर्फीली आवाज में पूछा। आदित्य का गला सूख गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मरीज हूं। मेरी फाइल आईसीयू में रखी है, उसे खोलो, सच जानोगे। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। वार्ड में सन्नाटा और ठंड बढ़ गई। खिड़की से आती चांदनी में आदित्य ने देखा कि दीवारें धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे सांस ले रही हों। और फिर अंधेरे से कई हाथ निकलकर उनकी ओर बढ़े, सफेद, ठंडे और नाखून इतने लंबे जैसे सालों से बढ़े हों। यहां से निकलो, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। वो बिना चेहरे वाली औरत फुसफुसाई और अगले ही पल उसका चेहरा अचानक पास आ गया। काली गहराई में सिर्फ 2 लाल चमकती आंखें। आदित्य ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया और गलियारे में भागे। पीछे से कदमों की आवाज उनका पीछा कर रही थी, तेज और बिना रुके। जब वे नीचे पहुंचे तो सब सामान्य था, न ताला टूटा था, न दरवाजा खुला। सीमा ने उन्हें देखा, उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आप वहां गए थे? आदित्य कुछ नहीं बोले। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, अब 7 दिन बाद देखते हैं आप बचते हैं या नहीं। हवा में हल्की सी सड़ांध घुली थी, जैसे पुराने खून और दवाई का मिला जुला गंध हो। सरकारी अस्पताल के बरामदों में रात के समय अजीब सी वीरानी छा जाती थी। पुराने पंखे की चरमराहट, दीवारों से टपकता पानी और दूर से आती स्ट्रेचर के पहियों की खटखट, ये सब माहौल को और भी भयावह बना देते थे। अस्पताल के स्टाफ में एक अफवाह थी, 7वां वार्ड। यह वार्ड पिछले 15 सालों से बंद था। किसी को सही नहीं पता था कि वहां क्या हुआ था। बस इतना सुना था कि एक मरीज जिसका नाम रजनीकांत वर्मा था, वहीं पर रहस्यमय परिस्थितियों में मर गया था। मौत इतनी अजीब थी
कि अस्पताल प्रशासन ने पूरे वार्ड को ताले में बंद कर दिया। कहानी की शुरुआत। राहुल, एक नया नर्सिंग स्टाफ, अभी अभी इस अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसने सुना था कि 7वें वार्ड में रात के समय रोशनी जलती है, जबकि वहां बिजली का कनेक्शन काटा जा चुका है। लेकिन वह इन सबको सिर्फ गांव की डराने वाली कहानियां समझता था। एक रात इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान राहुल का फोन वार्ड बॉय सलीम के पास आया। भाई, 7वें वार्ड से किसी ने नर्स स्टेशन पर कॉल किया है। राहुल हंस पड़ा। यह तो मजाक है, वहां तो फोन लाइन भी नहीं है। सलीम का चेहरा पीला पड़ गया। मजाक नहीं है, मैंने खुद सुना। और कॉल करने वाले ने सिर्फ इतना कहा, राहुल जल्दी आओ। वार्ड का दरवाजा जिज्ञासा और थोड़े से डर के साथ राहुल टॉर्च लेकर 7वें वार्ड की ओर बढ़ा। गलियारे में कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। दरवाजे पर मोटा जंग लगा ताला था, लेकिन उस रात ताला टूटा हुआ मिला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंधेरा उसकी आंखों को निगल गया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, वार्ड में बेड उल्टे सीधे पड़े थे। पुराने खून के धब्बे फर्श पर जम चुके थे और एक कोने में टूटा हुआ व्हील चेयर पड़ा था। अजीब मुलाकात। अचानक उसे एक महिला की धीमी आवाज सुनाई दी, आप देर से आए। राहुल ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो एक सफेद गाउन पहने लंबे बालों वाली महिला खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में ढका था। राहुल ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? महिला की आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेदी। मैं वही हूं जिसे डॉक्टर बचा नहीं पाए। बीते समय का रहस्य राहुल को अचानक याद आया। रजनीकांत वर्मा के केस में एक महिला भी थी, उसकी पत्नी मंजरी, जो पति की मौत के बाद खुद मानसिक रूप से बीमार हो गई थी और उसी वार्ड में भर्ती हुई थी। कहा जाता है उसने रात में अपना गला काट लिया था। मंजरी की आत्मा अब वार्ड में कैद थी। मुझे बाहर निकालो, नहीं तो तुम भी यहीं रहोगे। अंतिम क्षण राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से ठंडी सांस उसके कान को छूती हुई गुजरी, अब तुम भी हमारे साथ हो। सुबह स्टाफ ने देखा कि 7वें वार्ड का ताला फिर से बंद था और राहुल गायब था। वार्ड बॉय सलीम ने एक हफ्ते बाद नर्स स्टेशन पर कॉल रिसीव किया। सलीम, जल्दी आओ। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वार्ड के बीचों बीच टूटी फूटी लोहे की बेड पर कोई बैठा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए और हाथ में अस्पताल का वही पुराना मरीज वाला फाइल था। लेकिन उस फाइल के पन्ने खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हवा में पलट रहे हों। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? धीरे धीरे वो आकृति सिर उठाती है। चेहरे पर बैंडेज, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे और होंठ सील दिए गए, मानो किसी ने सिलाई मशीन से सिल दिए हों। पर उसके गले से एक अजीब खुरदुरी और लंबी आवाज आई, डॉक्टर, मैं भर्ती हूं। राहुल पीछे हटना चाहता था, पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। वो पीछे दीवार से टकरा गया। तभी बैंडेज वाला मरीज धीरे धीरे उठने लगा। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि हवा में लटक रहे थे। जैसे ही वो पास आया, ठंडी हवा पूरे वार्ड में भर गई और कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी, 7वां वार्ड बंद नहीं होना चाहिए था। अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं। राहुल ने अंधेरे में महसूस किया कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। फिर एक ठंडी हड्डियों को जमा देने वाली उंगलियों ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने जितनी ताकत थी उतनी जोर से चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही दरवाजा खोला, वार्ड फिर से बिल्कुल सामान्य था। ना कोई मरीज, ना कोई अंधेरा, बस वही टूटी बेड और जंग लगे औजार। लेकिन राहुल की जेब में एक चीज थी, वही पुराना मरीज का फाइल, जिसमें आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है 7वें वार्ड में भर्ती होने की।